हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, एंड लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस थे हमारे इनकम टैक्स के, वो हमने इनकम टैक्स के सिलेबस के बाद ही कवर कर लिया था। एंड हमारे जो जीएसटी के जो एमसीक्यूज थे वो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, एज सच वो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे। आई होप मोस्ट ऑफ द बच्चों ने तो कवर भी कर लिया होगा। वो सारे एमसीक्यूज उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं कंटेंट के बेस पे थे जो हमने आपसे आज क्लास में कवर किया है, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एमसीक्यू सेशन को एक बार हमारे लिए एक वीडियो में कंपाइल कर दीजिए, ताकि हमारे लिए रिवीजन के लिए भी अच्छा हो एंड हमको जहाँ पे भी डाउट आए हम उसको रेफर कर सकें। ठीक है, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे? आपको मिलेंगे अकाउंटेंसी की जो बुक, जो लेटेस्ट सिलेबस की जो बुक आपको दी गई है, जिसमें एमसीक्यूज भी ऐड करे गए हैं। वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जीएसटी के हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एमसीक्यूज उसमें ऐड करे हैं। ठीक है, तो ये वाली बुक आप सब लोग निकाल लेंगे एंड हम इस बुक को आज रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है उस पर आ जाएंगे फटाफट। दोस्त ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी लगेगा मेरे को कि इजी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, तो उसको जल्दी से कवर करेंगे। जहाँ मेरे को लगेगा कि आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं सब्सटेंशियल टाइम आपको देके चलूँगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? आई डोंट थिंक इसमें आपको ऑप्शन की भी जरूरत पड़ी होगी। दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 552 में है, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में? एवरीवन नोज। ठीक है, 1 जुलाई 2017। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? आई होप नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In India, the GST is based on the dual model GST adopted in, ठीक है, adopted from कर लीजिए इसको। हमने ये क्वेश्चन जो है, हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिकी लगा, मार्क कर लीजिए, बट एक बहुत थियरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो इंडिया में हमने जो डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है वो किस कंट्री से किया है। ठीक है, तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है कनाडा। कनाडा का जो जीएसटी मॉडल है वो डुअल जीएसटी मॉडल है एंड वो इंडिया से पहले ही इंप्लीमेंट हो चुका है कनाडा के अंदर। वही मॉडल हमने वहां से कॉपी किया है, इंडिया में अडॉप्ट किया। ठीक है, तो थियरी क्वेश्चन है, एज सच आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, वेरी सिंपल, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जीएसटी आने से पहले जो टैक्सेस हुआ करते थे, उनका जो टैक्स कलेक्शन हुआ करता था वो किस स्टेट को मिलता था? जिस स्टेट से गुड्स की मूवमेंट शुरू हुई है, करेक्ट। लेकिन जीएसटी में क्या किया गया? जिस स्टेट में गुड्स की मूवमेंट खत्म हो रही है, मतलब डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंच के रुक जा रहा है, जहां कंज्यूम हो रहा है, उस स्टेट को उसका टैक्स का बेनिफिट मिलता था, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है हमारा जीएसटी की। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि जीएसटी रेट जो एप्लीकेबल है आजकल वो कौन सा है? 5 रेट्स हैं हमारे। ठीक है, एंड इसका सही आंसर है 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये 5 जीएसटी रेट अभी इफेक्ट में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 556, टैक्सेस दैट आर लेवीड ऑन एनी इंट्रा स्टेट। दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैंने आपको बताए थे 2 तरीके के सप्लाई होते हैं हमारे। एक मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट एंड एक बताया था मैंने आपको इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट वो होते हैं जब 2 स्टेट, मान लीजिए हरियाणा से गुड्स अगर दिल्ली में जा रहा है, या हरियाणा से अगर आपका महाराष्ट्र में जा रहा है, तो गुड्स की मूवमेंट 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है। ठीक है, या स्टेट या यूटी के बीच में हो रही है,
या यूटी और यूटी, मतलब दो यूटीज के बीच में हो रही है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। और कोई भी सप्लाई जो विद इन द स्टेट, विद इन द यूटी हो रही है, उसको हम इंट्रा बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये टैक्सेस जो इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द यूटी जो हमारे सप्लाई होते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं दोस्त, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है जी सर, सिंपल है। ठीक है, 557, व्हाट डज आई इन द आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर। आई होप ये आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज द ओनली रेट। जो आईजीएसटी है वो एक एनवेलप है जिसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी को पकड़ के रखा गया है। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक है, इंटीग्रेट किया हुआ है इन दोनों को, तो इसका आई जो स्टैंड करता है वो करता है इंटीग्रेटेड, एंड जीएसटी एवरीवन नोस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है सर। 558, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इनडायरेक्ट टैक्स। आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको इसमें। ठीक है, 559, जीएसटी जम्मू कश्मीर में कब इंप्लीमेंट हुआ था दोस्त। जीएसटी फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कब हुआ था, आपका फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 दोस्त, जब ये 1 जुलाई को इंप्लीमेंट हुआ था ना, तो जीएसटी वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देन ऑन 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी ये जीएसटी अडॉप्ट कर लिया था, जिस दिन ये फिर जो नारा मोदी जी देते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो स्टैब्लिश हमारा हो गया था। वन नेशन वन टैक्स कब हुआ था, 8 जुलाई को। तो द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज 8 जुलाई। ठीक है सर। 560, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो जीएसटी के लिए हुआ था, कब हुआ, कौन सा था वो, 80th नहीं, 101st, यस, आंसर इज बी। सर 122 भी तो था दोस्त, 122 वाज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो बिल था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये बिल हमारा 122nd था, बट ये जो हमारा एक्ट पास हुआ वो 101st हो गया। ठीक है, मैं आपको जल्दी से एक बार दोबारा समझा देता हूँ दोस्त। क्या होता है ना, जब हम बिल पार्लियामेंट में ले जाते हैं पास कराने के लिए, मान लीजिए हम ऐसे बिल ले गए, एक पहला बिल रखा, दूसरा बिल रखा, तीसरा बिल रखा, चौथा बिल रखा, ऐसे करते करते करते, ठीक है, जो 122nd बिल था हमारा, वो जीएसटी वाला बिल था। ठीक है, अब दोस्त जब एक्ट पास होता है ना, जब बिल पास होता है तो एक्ट बनता है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट पास हो गया तो ये फर्स्ट एक्ट बन गया। ठीक है, ये सेकंड पास हुआ तो ये सेकंड एक्ट बन गया। मान थर्ड पास नहीं हुआ, फोर्थ हो गया तो फोर्थ थर्ड बन गया। इस तरीके से जब 122nd पे पहुंचे, तो जब ये पास हुआ तो ये 101 बन गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बिल्कुल माइन्यूटली पढ़ना है कि वो एक्ट पूछ रहा है कि बिल पूछ रहा है। अगर बिल पूछ रहा है तो आंसर हमारा क्या होता, 122nd, क्योंकि यहाँ पे एक्ट पूछा है। एक्ट होता है पास होने के बाद, तो ये हमारा 101st था। ठीक है सर, आपने ये अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था क्लासेस में, तो हमको याद है। गुड, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 561, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी, एक सेपरेट आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपसे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट करी गई थी, बट फिर भी इसका जो आंसर है वो 246A है। ठीक है, 246A को इंसर्ट किया गया था जीएसटी के लाने के लिए। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, कुछ नए आर्टिकल्स भी लेकर आए, तो वो सब आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। 562, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स।
आई होप टैक्स ऑन टैक्स सुनते ही आपको वो स्टोरी याद आ गई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले वाले जो एक्ट्स थे, पहले वाले जो लॉ थे, उसमें क्या क्या हुआ करता था। अगर 100 रुपए का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे गुड्स की वैल्यू 100 रुपए है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग होते ही एक्साइज ड्यूटी लगती थी 10% से 10 रुपए, 110। एंड जब हम सेल करते थे तो उसके ऊपर वैट लगता था, एंड वो वैट इस पे ना लग के वो इस पे लगता था। ठीक है, मान लीजिए 4% है तो 4% कितना हो गया दोस्त इसका, 4.4। ठीक है, तो दोस्त ये जो है, ये जो 4% है वो इनडायरेक्टली इस टैक्स के ऊपर भी लग रहा है। तो इसमें जो पोर्शन है, जो 0.4 है, दैट इज ऑन एक्साइज ड्यूटी। तो ये टैक्स पे टैक्स पहले वाले लॉज में लगता था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, ये कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर इज ए, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते थे जब भी टैक्स ऑन टैक्स लगता है तो। ठीक है सर। 563, इंटीग्रेटेड जीएसटी इज एप्लीकेबल कब होता है, सोल्ड इन 1 यूटी, नहीं, इस पे तो हमारा यूटी जीएसटी लगता है एंड सीजीएसटी लगता है ना। सोल्ड फ्रॉम 1 जीएसटी टू अनदर जीएसटी विद इन द स्टेट, नहीं सर। अगर विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। सोल्ड विद इन अ स्टेट, नहीं सर, नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई, करेक्ट। जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो हमारा आईजीएसटी लगता था, हमारा आईजीएसटी लगता था। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 564, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के बाद किसका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ा। दोस्त मैंने पहले आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन से बताया था कि जो पहले वाले टैक्स हुआ करते थे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को मिलता था। ठीक है, लेकिन अब जब जीएसटी आने के बाद वो डेस्टिनेशन स्टेट को मिलने लगा, तो इम्पैक्ट किस स्टेट को हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को। ठीक है, इनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ा, तो आंसर इज डी। ये सब मैंने आपको अच्छे से अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द जीएसटी लॉ टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। स्टेट गवर्नमेंट, नो। जीएसटी काउंसिल, यस। जीएसटी काउंसिल को ये पावर दी गई है कि वो रेट्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस जीएसटी काउंसिल में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, एंड हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थ्रू देयर फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल में आते हैं। वो चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके रेट को बढ़ाना चाहिए, किसको घटाना चाहिए, किसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द फंक्शन इज टैक्स रेट को डिसाइड करना। तो जीएसटी काउंसिल इज एम्पावर्ड कि वो क्या टैक्स रेट रखना चाहते हैं। ठीक है सर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 566, द रेट ऑफ आईजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यहाँ पे आप यूटी जीएसटी भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सिंपल है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आईजीएसटी के अंदर एसजीएसटी और सीजीएसटी को ऐड करके एक आईजीएसटी को, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है तो एक आईजीएसटी बना है। करेक्ट जी सर। 567, आईजीएसटी कलेक्टेड, जो आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं वो किससे बिलोंग करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। स्टेट, नो। टू द स्टेट, नो। द आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि जो आईजीएसटी का रेट क्या इज इक्वल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो इसमें हिस्सा किसका हो गया सर, एक हिस्सा तो सेंट्रल का हो गया, एक हिस्सा डेस्टिनेशन वाले स्टेट का हो गया या डेस्टिनेशन वाले यूटी का हो गया। ठीक है दोस्त, तो आईजीएसटी कलेक्टेड बिलोंग टू डी पॉइंट। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्त, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो दो डिफरेंट स्टेट्स में आ रहा है, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। वेरी सिंपल,
IGST होगा दोस्त, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर मैन्युफैक्चरर एक स्टेट में बैठा है और जहां पे सप्लाई पहुंच रही है, जहां पे एंड हो रही है, वो अगर दूसरा स्टेट है, दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एंड इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, IGST। एब्सोल्युटली करेक्ट। टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, मैंने टैक्स पे किया जो मैंने पीछे से खरीदा, मेरे लिए वो ITC हो गया, मेरे लिए वो इनपुट टैक्स हो गया। मैंने दोस्त कुछ परचेज किया पीछे से, तो मैंने उसको टैक्स दिया होगा, जो मेरे बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, तो उस वो जो मेरे लिए टैक्स है वो क्या है, इनपुट टैक्स। ठीक है। सिमिलरली जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, अब मैंने मान लीजिए ये पेन आपको बेचा, इसके ऊपर 2 रुपए मैंने आपसे कलेक्ट किया टैक्स, तो वो मैंने टैक्स कलेक्ट किया आपसे, तो मेरे को वो गवर्नमेंट को देना है, वो टैक्स मेरा आउटपुट होने वाला है, वो आउटपुट टैक्स है। जी सर, ये आ गया समझ में, ठीक है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 571 ITC shall be allowed only on the support of delivery note, no payment slip, no credit note, no tax invoice, yes। दोस्त द करेक्ट आंसर इज टैक्स इनवॉइस। वैसे तो ITC लेने के लिए बहुत लंबा चौड़ी लिस्ट है, ठीक है, बहुत सारे रूल्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्शंस देखने पड़ते हैं, बट इन ऑप्शंस में टैक्स इनवॉइस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रिटेन करना होता है, ठीक है, ITC क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज टैक्स इनवॉइस। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। GST नंबर डज नॉट इंक्लूड पैन। सर पैन तो होता है, आपने बताया था। स्टेट कोड, सर स्टेट कोड भी होता है। आधार नंबर, हाँ सर आधार नंबर नहीं होता। ठीक है दोस्त, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। GST नंबर जो होता है हमारा कितने डिजिट का होता है सर? 15 डिजिट का होता है। हाँ दोस्त 15 डिजिट का होता है। ठीक है, पहले हमारे जो दो कोड होते हैं वो होते हैं स्टेट कोड, उसके बाद हमारे 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, फिर हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिक नंबर होता है, ईदर 1, ईदर 2, ईदर 3। ठीक है, वो क्या होता है दोस्त? वो होता है कि हमने एक पैन पे कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने हरियाणा में मैं काम करता हूं, मैंने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 1 लिखा आएगा। ठीक है, मेरा तो पैन एक ही है। अब मान लो मेरे को बिजनेस करना है महाराष्ट्र में। कहाँ करना है? मेरे को करना है बिजनेस महाराष्ट्र में। अब मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा रजिस्ट्रेशन लेने, ठीक है, तो पैन तो मेरा एक ही है। जब मैं महाराष्ट्र में लेने जाऊंगा तो ये मेरा 2 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? मेरा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, मेरा जो GST नंबर मेरे को मिलेगा वो 2 से मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो एक नंबर ये हो गया। देन एक डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एक डिजिट आता है Z। ठीक है, Z करके डिजिट आता है जो फिक्स्ड है, हमेशा हर GST नंबर में रहेगा। एंड देन हमारा एक न्यूमेरिक भी हो सकता है एंड अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट अपने हिसाब से गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये हमारे 15 डिजिट हो गए। 2 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 8, 1 यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा Z भी होता है एंड आधार नंबर नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज C। आई होप आपको समझ में आ गया होगा GST नंबर के बारे में। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इस सब्जेक्ट टू IGST, CGST, SGST नहीं, 0 रेटेड। ठीक है दोस्त, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का ये बोलना है कि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, क्योंकि आप एक ग्लोबल मार्केट में जा रहे हो, आपको compete करना पड़ेगा, इसलिए वो आपको टैक्सेस नहीं लगाते हैं, उसको हम 0 रेट बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको 0 रेटेड सप्लाई बोलते हैं। ठीक है सर। 574 है, हु एडमिनिस्टर इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी सिंपल, बहुत बार हमने अपने क्लासेस में इसको कवर किया है। ठीक है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नहीं सर, ये तो डायरेक्ट टैक्स का है। ठीक है दोस्त, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर, CBIC,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। हाँ सर, सर नाम में इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया एंड आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पूछ रहे हो, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। दोस्त ये पहले हुआ करता था जब जीएसटी नहीं होता था, अब इसको रीनेम करके गवर्नमेंट ने सीबीआईसी कर दिया है। ठीक है, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। नाम से ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि ये बोर्ड क्या एडमिनिस्टर करती है। ठीक है सर, हमको याद हो गया सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन सब्ज्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के बाद कौन सा इनमें से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हो गया है? सर एक्साइज ड्यूटी। हाँ दोस्त, एक्साइज ड्यूटी हो गया है, बट कुछ गुड्स हैं जिन पे नहीं लगता है। ठीक है, वो बहुत कम है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंस एक्साइज ड्यूटी की खत्म हो चुकी है। सर्विस टैक्स बिल्कुल खत्म। सीवीडी मैंने आपको बताया था 3(1) जो एक्साइज के लिए लगाया करते थे हम इंपोर्ट के ऊपर, सीवीडी 3(5) जो वैट और सीएसटी के बिहाफ पे लगाते थे हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, वो दोनों भी सब्ज्यूम्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ऐसा आंसर इज डी। आंसर इज डी। ठीक है दोस्त, क्लियर है यहां तक? हाँ सर, हमको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात इज वन स्टेट टू असम इज अनदर स्टेट। दोस्त बताइए कौन सा टैक्स इज एप्लीकेबल है? सर दो स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन हमारा ये इंटर स्टेट हो गया तो हमारा आईजीएसटी लगेगा। सर बिल्कुल करेक्ट दोस्त, सोचने का पैटर्न बनाओ। ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यू बहुत इजी लगेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट आंसर इज, क्वेश्चन इज 577। कैन अ पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? सर कंपोजिशन स्कीम के बारे में तो आपने बताया ही नहीं था। बिल्कुल दोस्त, नहीं बताया था। ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेंगे, ये हम एक कुछ नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। ठीक है, तो आइए, एक ब्लैंक पेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो आप थोड़ा लिखिएगा। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे दोस्त कंपोजिशन स्कीम के अंदर, क्योंकि इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में ही। बट हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता के चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंपोजिशन स्कीम है क्यों जीएसटी के अंदर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए लिखेंगे कंपोजिशन स्कीम। दोस्त जो हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ना, जो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन के लेने के बाद हमको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हमको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है जब भी हम कोई सेल करते हैं। ठीक है, हमको परचेजेस के बिल भी संभाल के रखने पड़ते हैं जो भी हम परचेज करते हैं। हमको मंथली रिटर्न भरनी पड़ती है, ठीक है, जीएसटी की। एंड उसके बाद हमको सारे इनवॉइसेस को सबको रिटेन करके रखना होता है। बहुत सारे कंप्लायंसेस इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब एक कोई मान लीजिए स्मॉल बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई ग्रोसरी शॉप है, कोई परचूने की दुकान है, अब वो कहाँ इनवॉइसेस इशू करता रहेगा, कहाँ से अपने कंप्लायंसेस करेगा, कैसे इतने रिटर्न्स भरेगा? तो इन सारे हार्डशिप को दूर करने के लिए लोगों ने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हम कैसे इतने सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करके चलेंगे, हम अपना बिजनेस देखेंगे कि कंप्लायंसेस देखेंगे, हम तो बहुत छोटे स्केल के बिजनेसमैन हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपके लिए हम स्कीम लेकर आएंगे जहाँ पे आपको बहुत कम कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। जैसे कि कोई नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपको उतना ही मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है जितना कि आप टैक्स उसका भर सको आराम से। ठीक है, ठीक है, इसके लिए फिर आपको कोई टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप कोई भी टैक्स
आप कोई भी टैक्स आगे से कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप आगे से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे तो आपको कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा, आपको नो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करने, नो आईटीसी, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए दोस्त एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ तक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक हो तो यू आर एलिजिबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, आप एक छोटे व्यापारी हो, ठीक है। तो आप अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के ऊपर, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम के जो रेट्स हैं आप वो पे कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में आने का फायदा ये भी है कि इसमें आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेस नोटिफाई करे गए हैं, ठीक है। सर रिड्यूस कौन से रेट्स हैं दोस्त? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके ऊपर लगाया जाएगा 1% का टैक्स, जो आपको पे करना है अपने टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। सेकेंड इज ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो तो भी आपके ऊपर 1% का टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब 0.5% लगेगा CGST एंड 0.5% लगेगा SGST, इन टोटल 1%, ठीक है दोस्त। एंड अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर लगेगा 5% का टैक्स। तो दोस्त ये इतनी रिड्यूस रेट कर दी गई है इनके ऊपर क्योंकि ये गरीब बिजनेसमैन है, ये इतना टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स इनके लिए नोटिफाई किया। ठीक है जी सर, ठीक है। तो इसमें ये दोनों तो हो गए दोस्त गुड्स के लिए, और सर्विसेज में उन्होंने सिर्फ पहले इनिशियली जब जीएसटी आया था तो सिर्फ रेस्टोरेंट को ही रखा था, बाकी अदर सर्विसेज देने वाले लोगों को दे वर नॉट एलिजिबल कि वो कंपोजिशन स्कीम ले पाए, ठीक है। फिर सर्विसेज वाले बंदे गवर्नमेंट के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर हमको भी कंपोजिशन स्कीम दीजिए, हम भी बहुत छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी और गवर्नमेंट ने उनको भी एक रेट दिया। गवर्नमेंट ने उनको रेट दिया कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो था वो 50 लाख तक था, 50 लाख तक की अगर आपकी टर्नओवर थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक के टर्नओवर के ऊपर जो टैक्स रेट पे कर सकते हो वो आप पे कर सकते हो 6%, मतलब 3% ऑन 3% SGST एंड 3% CGST, इन टोटल 6% आपको अपने टर्नओवर के ऊपर गवर्नमेंट को पे करके चलना है, ठीक है। और ये जो टैक्स है आप आगे से कलेक्ट नहीं करोगे एंड आपको कोई भी ITC नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये हमेशा किसी कैश में ही गवर्नमेंट को पे करना है। सर इनकी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्त? इनको है ना क्वार्टरली एक स्टेटमेंट कम चालान इनको गवर्नमेंट को देना होता है, मतलब अपने टैक्सेस को पे करना होता है उस स्टेटमेंट कम चालान के थ्रू, ठीक है। तो साल की 4 क्वार्टर की पेमेंट हो गई, हर क्वार्टरली आपको अपना टर्नओवर ऐड करना है, उनके ऊपर ये परसेंटेजेस लगा के जो भी टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट को इन कैश आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। एंड एक आपकी साल की रिटर्न होती है दोस्त, एनुअल रिटर्न होती है आपकी, जो आपको साल में एक बार भरनी होती है, जो आपको पूरे साल की समरी आप गवर्नमेंट को दे देते हो दोस्त। ये होता है हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं है बट आपके लिए इतना रेलेवेंट है। आते हैं वापस दोस्त, अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
तो कैन अ पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट? अब आप आंसर देंगे इसका, क्या आंसर होगा? नो, नो, इन नो केस, किसी भी केस में नहीं, वो एक आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी केस में वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर इज नो। ठीक है दोस्त, जी से समझ में आ गया। ठीक है, ये एक आप अगर नोट करना चाहेंगे तो उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ है आपके सामने कंपोजिशन स्कीम का कि किस तरीके से क्या बेनिफिट दिए जाते हैं कंपोजिशन स्कीम में, क्या रेट एप्लीकेबल है गुड्स के ऊपर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स के ऊपर, एंड क्या टर्नओवर की लिमिट है टू बी एलिजिबल कि आप ये स्कीम को ऑप्ट कर सको। ठीक है, ठीक है सर, हमने इसको नोट कर लिया। चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। 578 द क्वेश्चन इज विच कोड इज यूज्ड टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है दोस्त, इसका आंसर है कि ये पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमने जितने भी गुड्स क्लासिफाई करे हैं अपने जीएसटी के अंदर, उनके लिए ऐसा क्या नेमिंग करी है जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये गुड्स के लिए है। ठीक है, और ऐसी कौन सी नेमिंग करी है जो सर्विसेज के लिए करी है। ठीक है दोस्त, द करेक्ट आंसर इज बी, SAC, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, अगर आपको फुल फॉर्म अगर नोट करना हो तो कर लीजिए। SAC is for services, HSN is for goods. SAC is ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं SAC एंड HSN। SAC होता है दोस्त सर्विसेज, अकाउंटिंग कोड। HSN होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसकी ये यूज करते हैं हम सर्विसेज के लिए एंड हम HSN यूज करते हैं गुड्स के लिए। सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। जी सर, द आंसर इज बी। ठीक है सर, नाउ 579 पे आएंगे। द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, आंसर इज रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज, दोस्त पहले क्वेश्चन समझेंगे। लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय रेसिपिएंट, देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। दोस्त मैंने आपको समझाया था, एक अगर यहां पे सेलर है, ठीक है, यहां पे एक बायर है। ठीक है, सेलर इसको गुड्स बेचेगा सपोज 100 रुपए का, इसके ऊपर टैक्स लेगा इससे 18%, 18 रुपए लेगा, 118, और ये 18 रुपए ये सेलर गवर्नमेंट को देगा। करेक्ट है, ये समझाया था मैंने आपको। हाँ सर। दोस्त यहां पे देखो, इसको बायर भी बोल सकते हैं, इसको रेसिपिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछ रहा है दोस्त आपसे, वो पूछ रहा है कि जब रेसिपिएंट अपना टैक्स खुद गवर्नमेंट को देता है, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब ये बायर क्या करेगा, ये 100 रुपए से सर्विसेज लिया, 100 रुपए का इसने गुड्स लिया, मान लीजिए इसने इसको दिया। अब जो इसके ऊपर 18% का टैक्स है ये खुद गवर्नमेंट को देगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट से ये बातचीत नहीं करेगा। बातचीत कौन करेगा, रेसिपिएंट करेगा। तो इस मैकेनिज्म को बोला गया है दोस्त, इस मैकेनिज्म को बोला गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है, सर क्यों, क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली बायर से ही मांग लिया।
दोस्त कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसपे गवर्नमेंट सेलर को नहीं पकड़ सकती, जिसपे गवर्नमेंट बायर को पकड़ सकती है। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स को लूज नहीं करना चाहता, वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द टैक्स फ्रॉम सेलर, वो बोलता है मेरे को बायर तू ही खुद ही दे दे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गुड्स जो नोटिफाई किए गए हैं आरसीएम के अंडर हैं, वो हैं जैसे कि आपका हो गया टोबैको लीव्स, ठीक है। ये दोस्त कौन प्रोड्यूस करता है? एग्रीकल्चरिस्ट, बहुत छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो लोग इसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चरिस्ट ये टोबैको लीव्स को अगर आईटीसी कंपनी को बेचता है, तो आईटीसी कंपनी इसको टैक्स देगी, तो इस बेचारे इस एग्रीकल्चरिस्ट को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके लिए फिर इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न भरनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगे। तो बेचारा ये कहां से करेगा? समझ रहे हो दोस्त? तो गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी तू खुद अपना टैक्स मेरे को दे। समझ में आया दोस्त कॉन्सेप्ट? हाँ सर, अच्छा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट आरसीएम का लेकर आई? कमेंट में बताएंगे मेरे को। सिमिलरली सर्विसेज, कुछ सर्विसेज भी हैं ऐसी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जो सर्विस रेसिपिएंट है, जो सर्विसेज रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को टैक्स भरता है अपना, ठीक है। आपको इन गुड्स के नाम, इन सर्विसेज के नाम याद नहीं करने, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है इसमें दोस्त। जैसे कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, जिसमें कुछ ट्रक्स होते हैं, जिसमें कुछ ड्राइवर्स भाई हैं हमारे जो गाड़ी में माल लोड करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है ये जो सेक्टर है ना बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, हम इनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप रिटर्न भरो रिटर्न भरो रिटर्न भरो। इनके बिहाफ पे जो इन ट्रक वालों की सर्विसेज को ले रहा है वो खुद गवर्नमेंट को टैक्स भर के चलेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो कुछ सर्विसेज के नोटिफाई करे हैं गवर्नमेंट ने, और कुछ गुड्स आरसीएम के अंदर कुछ गुड्स को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगता है, नहीं तो रेस्ट ऑल गुड्स, रेस्ट ऑल सर्विसेज के ऊपर हमारा नॉर्मल चार्ज जो होता है ना, नॉर्मली जो हम नॉर्मल जो मैकेनिज्म हमारा होता है वो फॉलो होता है, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया हमको आरसीएम का कॉन्सेप्ट। दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ ऑब्वियसली गुड्स। जी सर, इजी है। हाँ सर। विच ऑफ द गुड्स हैव बीन केप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी? सर पेट्रोलियम आपने बताया था, डीजल बताया था, मोटर स्पिरिट। तो सर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे गुड्स अभी भी जीएसटी में नहीं सब्ज्यूम हुए हैं, इनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग के चलती है, ठीक है सर। नाउ 582, VAT is imposed on directly on consumer on final stage of production, on final stage, I think 2 बार रिपीट हो गया ये दोस्त, इसको the correct answer is ना, आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी, ठीक है। हमको हर एक स्टेज पे नहीं, वेट दोस्त, इसका ना आपको मैं एक ऑप्शन इसका ठीक करके देता हूं, इसका ना ऑप्शन डबल हो गया दोस्त। एक काम करो, इसको ना इसको ऑप्शन को कट ही कर दो, ठीक है। द ऑप्शन आंसर इज डी, ठीक है। प्रोडक्शन पे तो हमारी एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, उसके बाद जितनी बार भी वो सेल होगा, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर वैट लगेगा, सीएसटी लगेगा, होलसेलर टू रिटेलर वैट या सीएसटी लगेगा, रिटेलर टू द फाइनल कंज्यूमर सीएसटी या वैट लगेगा, ठीक है। तो आंसर इज डी। ये डुप्लीकेट हो गया दोस्त, इसको ना डिलीट कर लेना, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 583, यहां पे क्या बोला गया है? द मेन ऑब्जेक्ट, जो जीएसटी लाने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्ट था, नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी, यस सर ये हमारा ऑब्जेक्ट था। मल्टीपल टैक्सेस को जो सब्ज्यूम किया गया है उनको एलिमिनेट करना था, जी सर। क्रिएशन पैन इंडिया यूनिफॉर्म मार्केट, 1 जीएसटी 1 टैक्स 1 नेशन 1 टैक्स, जी सर। तो द आंसर इज डी।
ये सारे ऑब्जेक्टिव थे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। ठीक है सर। 584 इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज इन नेचर ऑफ डुअल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, मैंने आपको कितनी बार क्लासेस में समझाया है। ठीक है सर। टैक्सेबल इवेंट जो जीएसटी के अंदर होता है दोस्त, वो क्या होता है? सेल नहीं, सर्विसेज नहीं, सप्लाई, करेक्ट। सेल हुआ करता था दोस्त वैट या सीएसटी के अंदर, सर्विसेज हुआ करता था सर्विस टैक्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग होता है एक्साइज एक्ट के अंदर। ठीक है, जीएसटी के अंदर क्या है? वो है सप्लाई। ठीक है सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। 586 अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो हमारा अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर कौन सा टैक्स लगता है? सर अल्कोहल के ऊपर तो आपने बताया था कि अभी भी ये सब्ज्यूम नहीं हुआ है जीएसटी के अंदर, अभी भी स्टेट अपना एक्साइज ड्यूटी, अपना वैट, अपना सीएसटी लगा के चलती है। तो दिस इज द डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी भी इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते हैं जीएसटी। 587 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैव बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। सर सो सिंपल, परमानेंटली दोस्त बाहर कर दिया है या टेम्परेरीली इसको बाहर किया है? ठीक है, आप बताइए, या 1 साल के लिए किया है? सर इसको टेम्परेरीली किया है। जैसे जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड करेगी कि हमको अब इस चीज़ों को भी जीएसटी के अंदर लेकर आना है, तो गवर्नमेंट इसको जीएसटी में मूव कर सकती है। ठीक है, तो परमानेंट बिल्कुल नहीं है। 1 साल में करेगी, 5 साल में करेगी दोस्त, कोई आइडिया नहीं है। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। आंसर इज टेम्परेरीली। ठीक है सर। नाउ 588 जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिजिम कवरिंग गुड्स सर्विसेज। सर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी के अंदर दोनों है। सर नाम ही जीएसटी का इसलिए पड़ा है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम है इसका। जी सर, नाम से समझ में आता है। दोस्तों आप हो ही इतने इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। सी 589 सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू जीएसटी। अल्कोहलिक फॉर इंडस्ट्रियल, सर आपने सिर्फ सी वाला हमको बताया था, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लायबल टू जीएसटी। बाकी जो भी अल्कोहल हमारा चाहे इंडस्ट्री में यूज होता हो, चाहे मेडिसिन में यूज होता हो, चाहे एनिमल के लिए यूज होता हो, एवरीथिंग इज अंडर जीएसटी। ओनली द ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो जीएसटी के बाहर रखा गया है, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी बिग रेवेन्यू सोर्स जो होता है हर एक स्टेट का था। वो कोई भी स्टेट इसके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता था इतनी जल्दी, इसलिए इन्होंने बोला कि इनिशियली हम इसको अपने ही परव्यू में रखेंगे, इन फ्यूचर हमको अगर लगेगा तो हम इसको जीएसटी में मूव कर देंगे। ठीक है, चलिए 590 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव बीन टेम्पररी बीन केप्ट आउट ऑफ, दोस्त वो रिपीट हो गया, कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, रिपीट हो गया दोस्त। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट सबज्यूम्ड बाय जीएसटी? ठीक है, परचेज टैक्स है, या एंट्री टैक्स है, या आउटराइट टैक्स है, या व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स है। सर परचेज टैक्स भी तो हो गया, एंट्री टैक्स भी हो गया, आउटराइट टैक्स भी हो गया, ये जो व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है ना सर, ये नहीं हुआ अभी तक। ठीक है दोस्त, तो द आंसर इज डी। ठीक है सर। 592 टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन एनी इंटर स्टेट सप्लाई। यार दोस्त अब ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये रिपीट हो रहे हैं, ये सारे इतने सिंपल टैक्स, इतने सिंपल आंसर हैं इसके। आईजीएसटी करेक्ट सर। ठीक है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? दोस्त चार्ज ऑफ लेवी, ठीक है, या शिफ्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न, ये भी है डिफरेंस। बर्डन भी शिफ्ट होता है, इसमें डायरेक्ट होता है, उस पर इनडायरेक्ट होता है। चार्ज भी, लेवी का भी चार्ज भी अलग अलग होता है। तो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर। 594 हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? सो सिंपल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो सर अभी मतलब हमारे जो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल की वो सीतारमन जी हैं। हाँ दोस्त बिल्कुल, 594 इज द राइट आंसर। एंड सीतारमन जो है वो अभी हमारे जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है।
ठीक है सर। नाउ 595 वेदर आईजीएसटी रेवेन्यू हमको अपोर्शन करना होता है स्टेट में, ऑप्शन इज नो, यस अपोर्शन टू द ओरिजिन स्टेट, यस अपोर्शन टू द डेस्टिनेशन स्टेट, या पार्लियामेंट की अपनी मर्जी के ऊपर है। दोस्त आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। जीएसटी हमारा क्या है सर? जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या लगेगा सर? आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। वो आईजीएसटी किसके पास जाएगा सर? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो उसमें से अपना हिस्सा तो अपने पास रख लेंगे और जो डेस्टिनेशन वाले स्टेट का जो हिस्सा होगा वो उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्त इसका आंसर क्या हुआ सर? इसका आंसर सी हो गया फिर तो। वेरी गुड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ सेल? हर एक स्टेज ऑफ सेल पे क्या टैक्स लगता है? ठीक है, वैट, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी तो इंपोर्ट करने पे लगता है। सर इनकम टैक्स तो इनकम अर्न करने पे लगता है। ठीक है सर, तो आंसर इज ए वैट। ठीक है दोस्त, आंसर इज ए वैट। नेक्स्ट 597 इफ टाटा कंपनी अगर कोई भी इंपोर्ट करती है प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट कर रही है तो कौन सा टैक्स लगेगा? सर आपने से बताया कि कस्टम ड्यूटी लगता है जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, सो द आंसर इज बी। 598 इज कस्टम ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज क्यों? एज दे क्रॉस। सर स्टेट बाउंड्री क्रॉस करने पे तो हमारा आईजीएसटी लगता है ना, एंड डिस्ट्रिक्ट तो हमारा विद इन सेम स्टेट हो गया, तो सर इसमें तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा। सर नेशनल बाउंड्रीज लग रहा है क्योंकि जब दो कंट्रीज के बीच में डील होता है, जब एक कंट्री बेचता है दूसरा कंट्री इंपोर्ट करता है तो उस पे लगता है हमारा कस्टम ड्यूटी। तो द आंसर इज सर सी। वेरी गुड दोस्त। 599 आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगता है? सर बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। जीरो रेटेड। सर जीरो रेटेड तो हमारा एक्सपोर्ट होता है ना। सीजीएसटी, एसजीएसटी प्लस बीसीडी नहीं। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सर ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। तो द आंसर इज बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। So the answer is correct. A. Under the GST law, SAC, सर अभी तो आपने बताया था SAC का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। द आंसर इज बी। एंड सर HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वो होता है गुड्स के लिए, ये होता है सर्विसेज के लिए। सो दोस्तों विद दिस हमारा हो गया MCQs के क्वेश्चंस ओवर। आपको आंसर्स के रेफरेंस के लिए आपको आंसर कीज भी दे रखी हैं, ठीक है। आई होप ये आपको सेशन समझ में आया होगा। आपके लिए एक गाइड रहेगा। वैसे तो बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस, आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में आप अटकते हो, अब ये वीडियो को रेफर कर सकते हो। आपके लिए एक गाइड के लिए ऐसा गाइड काम करेगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट अभी भी आपका है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इनकम टैक्स के ऊपर रिविजनरी लेक्चर, एक कंपाइल्ड वीडियो एंड एक इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक कंपाइल्ड वीडियो बना के आपके लिए दूं तो प्लीज़ कंफर्म करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक रिविजनरी लेक्चर भी रिकॉर्ड करके दूंगा ताकि आपको 1 डे या 2 डे बिफोर द एग्जाम आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस रहे एंड आप क्विक उसको रिव्यू कर सको, क्विक उसका रिवीजन कर सको, ठीक है दोस्त। सो विद दिस आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है, एंड अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए बाय बाय।